देखो बच्चों, अब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। जैसे डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में दो चीजों की। वो है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आप इसे पर्पस बोलें या आप इसे एडवांटेज बोलें, एक ही बात है। नेचर, दूसरी चीज हम पढ़ेंगे नेचर, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। नेचर, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये दो चीजों पे हमें डिस्कस करना है कि दो चीजें क्या होती हैं। पर्पस आप समझे, अगर आपसे एडवांटेजेस पूछे जाएं तो भी, क्योंकि देखें जो पर्पस है मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, हर एक पर्पस या ऑब्जेक्टिव किसी ना किसी रीजन से होता है, उसकी कोई ना कोई अपने आप में इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये अपने आप में, आप अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो है ये बताएं कि एडवांटेजेस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, तो भी आपको यही लिख कर आना है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ ऑडिट प्लान टू ऑडिट स्टाफ। मतलब हम जो अपना ऑडिट प्लान बना रहे हैं उसकी प्लानिंग करने में, हम सीधा भी चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ ऑडिट फॉर ऑडिट स्टाफ। हम यही लिखते हैं, इसको थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करते हैं। अपनी ऑडिट स्टाफ के लिए हम लोग चूंकि प्लान बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, तो जो हमारा ऑडिट स्टाफ है, हम लोग वैसे तो हम लोग अपने ऑडिट में हमेशा अपने पूरे स्टाफ को, प्लानिंग में भी अपने स्टाफ को एंगेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनका एक्चुअल वर्क है वो है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। तो हम लोग अगर डॉक्यूमेंट करके रखेंगे तो जो प्लान हमने बनाया है, जो प्रोग्राम हमने बनाया है, उस प्लान या प्रोग्राम को उन्हें कम्युनिकेट करने में हमें आसानी रहेगी, इजी रहेगा, बिना किसी परेशानी के हम लोग उन्हें ये कम्युनिकेट कर पाएंगे। एक चीज, दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, इट हेल्प्स इन सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिट स्टाफ। मतलब आपने अपना प्लान प्रोग्राम बना दिया, अब इस प्लान या प्रोग्राम को आपने अपनी ऑडिट टीम को कम्युनिकेट करा, यानी जो एंगेजमेंट टीम है उसको हमने कम्युनिकेट करा, वो लोग अपना काम करेंगे। चूंकि आपने अपने पूरे प्लान को बना के रखा हुआ था, उसका डॉक्यूमेंटेशन करके रखा था, आपके सामने पूरा प्लान है, तो ये ऑब्जर्व करना, ये फाइंड आउट करना कि हमारी टीम जो अपने एफर्ट्स लगा रही है वो एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में है ना, और उन्हें अगर हमें बीच में कहीं लगता है कि मुझे इस पॉइंट पर अपनी टीम को डायरेक्शन देना चाहिए या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे अपनी टीम को समझाना चाहिए, सुपरवाइज करना है, तो वो डिसीजन लेना आपके लिए आसान रहेगा कि सुपरविजन कैसे करना है और उन्हें डायरेक्शन किस तरीके से दिया जाए। थर्ड, इट मेक्स स्टाफ अकाउंटेबल। मतलब आपकी टीम में जो लोग हैं, उन टीम के लोगों को अकाउंटेबल करने में जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि क्योंकि जो टीम है, उस टीम के जो स्टाफ के लोग हैं, हम लोग जब उन्हें प्लान हैंडओवर करते हैं, प्रोग्राम हैंडओवर करते हैं, तो हम लोग उनका एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, उन्हें स्पेसिफाई करते हैं कि किसको क्या काम दिया जा रहा है। तो जैसे हम बाकी चीजें डॉक्यूमेंट करेंगे, वैसे अपना प्लान प्रोग्राम भी डॉक्यूमेंट करेंगे। प्लान प्रोग्राम के अंदर लिखा होगा, अगर आपको याद हो तो पीछे हमने ऑडिट प्रोग्राम के जब एडवांटेजेस पढ़े थे, तब उस समय भी ये सेम पॉइंट आया था कि आप टीम मेंबर्स को या स्टाफ मेंबर्स को, ऑडिट असिस्टेंट्स को अकाउंटेबल बना सकते हैं। यानी आप उन्हें कंफर्म कर सकते हैं इस बात के लिए कि हाँ, आपने जो काम अलोकेट किया था, वो उस जिसको किया था वो रिस्पॉन्सिबल था, उसका बकायदा एक्नॉलेजमेंट उसके अंदर होता है। इट हेल्प्स
इन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क। यानी जो क्वालिटी कंट्रोल हमें अपने ऑडिट का करना है उसमें हेल्पफुल होता है। कैसे 220 है, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में हमने आपसे कहा था कि ये चैप्टर 1 का हिस्सा है और हमने वहां इसको डिस्कस नहीं किया था, मतलब डिस्कस करना था हमें बट हमने नहीं किया था, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल की हम बात तभी कर सकते हैं जब ऑडिट प्रोसीजर पूरा है। अब क्वालिटी कंट्रोल अगर आपको करना है तो पहले आपको ये पता हो कि आप काम कर क्या रहे हो और वो जो जो आप प्लान कर रहे हो उसको आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, आपको वो जानना जरूरी है। यानी ऑडिट जो आपने परफॉर्म करी, अब डॉक्यूमेंटेशन चूंकि होगा तो जो काम आपने करा वो आपके सामने है, आपको दिख रहा है, आप उस काम को देख पा रहे हो कि मैंने क्या क्या काम कर लिया, क्या क्या काम मुझे करना था। प्लान का डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिट जो परफॉर्म करी उसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो आपके लिए ये सुपरवाइज करना बड़ा आसान है कि जो काम हमने करा वो कैसे हुआ। और हाथ के क्वालिटी कंट्रोल, यानी कहीं पर अगर आपको लगता है क्वालिटी चेक्स नहीं है या किसी काम में क्वालिटी कम है तो उसे भी मैन करना आसान रहेगा। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यू सिग्निफिकेंस कंटिन्यू सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूचर ऑडिट। ये तो भैया सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। अगर इसी एंटिटी की ऑडिट आपके पास दोबारा आ गई तो उस एंटिटी की ऑडिट में हमारे लिए सबसे आसान चीज जो है वो ये कि पुराना डॉक्यूमेंटेशन को उठाया और उस पुराने डॉक्यूमेंटेशन को उठा के उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर हमने अपना काम चालू कर दिया। आपको मेहनत आधी तो छोड़िए 1/4 भी नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इट इज हेल्पफुल in conducting external inspection under any law or regulation। ठीक है, जो लॉ एंड रेगुलेशन उस एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनमें अगर कहीं पर कभी इंस्पेक्शन ऑर्डर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है 210 और एक सेक्शन है 206। 210 है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनीज का और 206 जो है वो है इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या जो भी अथॉरिटी है जो इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर रही है, वो अथॉरिटी अगर इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करती है तो ऐसे केस में वो लोग आपके डॉक्यूमेंटेशन को देखकर अपने इन्वेस्टिगेशन को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेचर, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पहली बात आती है फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड while deciding documentation। मतलब हमें कितना डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्या चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में डालनी है क्या नहीं डालनी है, कितना लेवल रखना है, ये डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या क्या फैक्टर्स हैं? जैसे सबसे पहला फैक्टर है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। एंटिटी जिसकी आप बात कर रहे हो वो एंटिटी का साइज क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। छोटी एंटिटी है कम डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, बड़ी एंटिटी है ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। कोई बिजनेस नेचर ऐसा है कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा सा और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। बी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। देखिए ऑडिट करने के अभी तो हम लोगों ने ऑडिट प्रोसेस चालू ही करे हैं पढ़ना, आपने क्या प्रोसेसर परफॉर्म करा है। छोटी एंटिटीज होती हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं होते तो हम लोग सिंप्लीफाइड मैनर में ऑडिट करते हैं।
100% एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं, 100% इसलिए चेक कर लेते हैं, छोटी एंटिटी है, कम ट्रांजेक्शन होते हैं तो पूरा भी चेक कर सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड के बाद में है आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा, हम लोग रिस्क असेसमेंट करके आ चुके, जिस स्टेज पर हम हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हम लोग रिस्क असेसमेंट कर चुके हैं। तो आपको रिस्क पता है, ज़्यादा रिस्क है तो उस एंटिटी में हमारे लिए थोड़ी परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन डिटेल में करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर ज़्यादा हो जाती है। तो हमें थोड़ा संभल कर काम करना पड़ता है, ज़्यादा डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, इसके अलावा ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, किस तरह के एविडेंसेस आपने लिए हैं या क्या एविडेंसेस आप ले रहे हो, वो ऑडिट एविडेंसेस जो आपने ऑब्टेन करे वो क्या है, या क्या ऑडिट एविडेंसेस आप लेना चाहते हो। इसी तरीके से नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। ये एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड का मतलब क्या है कि आपने जो प्लानिंग रिस्क असेसमेंट के समय जो रिस्क आपको नजर आया था, उस रिस्क में जो आपको प्लानिंग के टाइम पर, सॉरी, जो रिस्क असेसमेंट टाइम पे जो रिस्क नजर आया था या जहां जहां नजर आया था उसमें, और जब आप एक्चुअल में चेक कर रहे हैं, इन दोनों में क्या कोई डिविएशन है क्या। ऑडिट मैथडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड, आपने ऑडिट के लिए क्या मैथडोलॉजी फॉलो करी है, टूल्स क्या यूज करे हैं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। यानी आप डॉक्यूमेंटेशन किन चीज़ों का करें, क्या करें, ये डिसाइड करने के लिए आपको जो है इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बिना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा डॉक्यूमेंटेशन करना, वो आपको देखना है। चलिए, अब इसके बाद आती है एक चीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, वो है एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। देखिए क्या होता है, जब हम लोग ऑडिट कर रहे होते हैं तो हम लोग ऑडिट करते समय पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आपने क्या क्या काम करा, कैसे कैसे करा, कितना कितना एंड ऑल, वो सब चीज़ें हम लोगों ने जो है डॉक्यूमेंट करा अच्छे से। लेकिन समस्या ये है कि ये डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी बड़ा होता है अपने आप में। अच्छी खासी मोटी जो है आपकी ऑडिट वर्किंग फाइल बनती है, ठीक है, और इस फाइल में बहुत सारा चूंकि कंटेंट है, तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या आती है कि यदि मुझे क्विकली रिवीजन करना हो अपनी ऑडिट का, रिवीजन करना है तो मैं पूरी डॉक्यूमेंटेशन की फाइल पढ़ लूंगा, लेकिन मुझे क्विक रिवीजन अगर करना है तो मैं क्या करूं। तो क्विक रिवीजन करने के लिए अगर मेरे पास कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट आ जाए जिससे मैं ऑडिट के पूरी ऑडिट के बारे में बिना डॉक्यूमेंटेशन की फाइल को पढ़े हुए, डिटेल फाइल पढ़े हुए, यदि मैं सीधा अपनी ऑडिट को रिव्यू करना करना चाहूं तो मैं कर सकूं, तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है। और तरीका हमारे पास ये है कि हम अपने उस डॉक्यूमेंटेशन में से भी, डॉक्यूमेंटेशन तो आपने करी, उस डॉक्यूमेंटेशन में से भी जो सिग्निफिकेंट मैटर्स थे ऑडिट के दौरान। देखिए ऑडिट में क्या होता है, एक तो रेगुलर मैटर्स जो आते हैं, जो लगभग हर ऑडिट में आते हैं, जिसे हमें हर ऑडिट में फेस करना होता है, वो तो है ही। उसके अलावा हर ऑडिट में चूंकि कुछ एक दो ऐसे मैटर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स हैं, उन मैटर्स को हम अलग कर लें, एंड दीज मैटर्स हाउ दीज मैटर्स वर एड्रेस्ड, कैसे ऑडिटर ने इन मैटर को एड्रेस करा, क्या ध्यान, कैसे उनको टैकल करा, वो डिस्क्राइब कर दें तो कितना मजा आ जाए। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी में दो ही चीजें होती हैं, एक तो कौन कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे मैटर्स आपके सामने आए जो मैटर नॉर्मल ऑडिट में नहीं होते, या जो इस ऑडिट को दूसरी ऑडिट से थोड़ा अलग बनाते हैं, और उन मैटर को आपने कैसे टैकल करा, कैसे हैंडल करा आपने उन मैटर को, वो। अच्छा, ऑडिट डॉक्यूमेंट समरी का, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी जो है, इसका फायदा क्या है। वैसे तो ऊपर जब हम आपको ये बता रहे थे उसी समय आप इसका फायदा समझ गए
फिर भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी फैसिलिटेट, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूं। इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे हम पहले बात करें तो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू, आप पूरी ऑडिट का जल्दी से क्विकली रिवीजन कर सकते हैं बिना ज्यादा परेशानी के। ठीक है। दूसरा, इंस्पेक्शन ऑफ लार्ज, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन समरी का फायदा जो है वो है ही इस तरह के ऑडिट में, जो लार्ज ऑडिट होती हैं, कॉम्प्लेक्स ऑडिट है, बड़ी ऑडिट्स हैं, उन्हीं में इसका ज्यादा फायदा है। हेल्पफुल इन कंसीडरिंग इंडिविजुअल रेलेवेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर ऐसे जो है उसके ही पर्पस को चेक करना है कि वो ऐसे पूरा हुआ है नहीं हुआ, तो उस ऐसे से रेलेवेंट जो मैटर है उनको अलग कर लीजिए। मतलब मेन डॉक्यूमेंटेशन में तो है ही, उनको अलग करके आपने अलग से एक फाइल बना ली और उसके अंदर हम लोगों को जो है उन मैटर के बारे में डिस्कशन करना रहेगा। तो हमें जब भी रिव्यू करना होगा कि उस ऐसे के कंटेक्स्ट में, तो हम लोग इमीडिएटली जाकर सीधा उस ऐसे के हिसाब से रिव्यू कर सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये कहलाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग समझा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है ये समझा। आप कुछ बातें मैं जो आपको रिकॉल कराता हूँ, देखें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग क्या है। हमने कहा ऑडिट में जो भी काम आप करते हैं, जो भी आपने प्रोसीजर परफॉर्म करे, जो भी आपने एविडेंसेस लिए, जो कंक्लूजन आपने बनाया, उन सबको आपने रिकॉर्ड कर दिया। इसे रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और जिस फाइल में आप इसे रिकॉर्ड करते हैं उस फाइल को ऑडिट फाइल या ऑडिट वर्किंग पेपर बोला जाता है। जिस फाइल में आपने इसको रिकॉर्ड करा, फाइल आपकी प्रॉपर्टी, आप यूज़ करें, किसी और को दें, वो आपकी इच्छा है। और जो 60 दिन तक के अंदर अंदर आपको इसे असेंबल कर लेना चाहिए। रखना कितने दिन है ये आपकी चॉइस है, आपको डिसाइड करना है। उसके हिसाब से आप फाइल को रखेंगे अपने पास में। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं या नहीं। कुछ फ़ायदे हमने पढ़े, एडवांटेज क्या है, और डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, कितने एक्सटेंट तक डालनी चाहिए, इसका डिसीजन लेने के लिए ऑडिटर को हमने, वैसे तो उसे अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है, लेकिन हमने कुछ फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस करे, जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे कि डॉक्यूमेंटेशन करते समय अगर आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो आप थोड़ा सा इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन कर पाएंगे। उसके बाद में हमने एक चीज़ डिस्कस करी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी में हमने डिस्कस करा कि क्या होता है, जो की मैटर्स हैं ऑडिट के दौरान, जिन मैटर्स को आपको लगता है कि क्विक बेसिस पे रिवीजन हमें कर लेना चाहिए, तो आप उस केस में छोटा सा एक डॉक्यूमेंट, देखिए वैसे तो ये हेक्टिक काम है, डॉक्यूमेंटेशन समरी बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, एक्स्ट्रा जो है आपको थोड़े से परेशानी भी होंगी, लेकिन ठीक है, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। जो लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स होती हैं, उन ऑडिट्स में आप लोग इजीली जो मेन मैटर्स हैं, जो स्पेसिफिक मैटर्स हैं, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑडिट से तो जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह के कुछ एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, इन डॉक्यूमेंटेशन के संदर्भ में कुछ बातें हम आपको बताएंगे, जो एरिया आपको कंसिडर करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ऑडिट करते समय, लास्ट टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंटेशन से, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, ऑडिटर applies his professional judgment। ठीक है, ये हमें पता है कि ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है। मैंने पीछे बताया भी था प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है, मैं और बता दूंगा। ऑडिटर फाइंड्स वेरियस significant matters
मैंने आपको जजमेंट और प्रोफेशनल जजमेंट में फ़र्क समझाया भी था पहले, और अभी हम दोबारा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहले हम क्या बोल रहे हैं कि ऑडिट करने के दौरान ऑडिटर को कई बार जो है प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है। कुछ जगह पे कौन कौन से एरिया में लगाते हैं मैं आपको भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हम लेंगे, किताब से हम पढ़ेंगे, एरियाज वेयर ऑडिटर अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट। इसी की भी एग्जांपल दूंगा आपको कि ऐसे कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जनरली जो ऑडिटर को अपनी ऑडिट के दौरान मिलते हैं। हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि these matters these matters shall also be discussed with auditor, sorry, shall also be documented। आपको ऐसे मैटर्स को भी डॉक्यूमेंट करना चाहिए, राइट। अब ये एग्जाम्पल क्या है, ये हम लोग किताब से लेंगे। तो ये जो कुछ मैटर्स हैं, जैसे हमने कहा कि जिनमें प्रोफेशनल जजमेंट आपको लगाना है और जहाँ पे ऑडिटर सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, तो उन्हें भी डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। ये मतलब आपको ऑडिट के टाइम पे वैसे तो ये लिखने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि जब हमने आपको ये कह दिया कि आपको सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तो बात ही खत्म हो गई। आप जितनी भी चीज़ें सब डॉक्यूमेंट कीजिए। आप जहाँ पे आपने प्रोफेशनल जजमेंट लगाया वो एरिया भी, जिनमें सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाया वो एरिया भी, हर चीज़ को आपको डॉक्यूमेंट करना है एक बार। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि वो जनरली कौन से एरिया है जहाँ पे ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है, जहाँ वो कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं। वो जजमेंट मैटर्स हम लोग बुक से पढ़ते हैं, ठीक है ना, बुक में हम लोग चलते हैं और एग्जाम्पल जो है हमारे फ्रॉम बुक लिख देते हैं यहाँ पर, और सीधा आप मॉड्यूल में आ जाएंगे। अब चलते हैं मॉड्यूल में, चलिएगा पेज नंबर 5 है, यानी चैप्टर नंबर जो है 3, उसका 5th जो पेज है वो निकालेंगे। कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है कि ये जो मैटर्स हैं सिर्फ इन्हीं मैटर में ऑडिटर जो है अपना सिग्निफिकेंट मैटर या जजमेंट, सॉरी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो ऑडिटर की नॉलेज में आएंगे। और भी मैटर्स आ सकते हैं कई तरह के, वो सारे मैटर्स हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ मैटर्स बता रहे हैं। जैसे पहला, मैटर्स दैट गिव राइज टू द सिग्निफिकेंट रिस्क। ऐसे जितने ही मैटर हैं जिनसे जो है रिस्क ज़्यादा आता हो, सिग्निफिकेंट रिस्क क्रिएट होता हो किसी भी तरह का, ठीक है, ऑडिटर को लगता हो जैसे कोई आइटम ऐसा है, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है, लीज के ट्रांजेक्शन हैं उनमें सिग्निफिकेंट रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरीके से कोई प्रोफेशन, कहीं पर आपने प्रोविजंस बनाए हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो उनमें रिस्क ज़्यादा होता है। इसी तरीके से रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेटिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड, a need to revise the auditor's previous assessment of risk of material misstatement and the auditor's response of those risk। मतलब कि जब आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करा, तो उस ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद आपको ऐसा पता चला कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिस स्टेटेड है मटेरियली, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। या फिर आपने जो रिस्क का, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के रिस्क का जो आपने असेसमेंट किया था, वो असेसमेंट को आप जो है अब लगता है आपको कि मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद, क्योंकि मेरा जो असेसमेंट है वो कुछ हद तक गलत हो गया, तो मुझे उसे रिवाइज करने की आवश्यकता है, मुझे उसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो उस केस में circumstances that cause the auditor significant difficulty in applying the necessary audit procedure। मान लीजिए ऑडिट करने के दौरान आपको ऐसा लगा कि जिस तरह का ऑडिट प्रोसीजर ये है, या मैंने जो डिसाइड किया था मैं उससे नहीं लगा पा रहा हूँ, किन्हीं कारणों से मैं उसे अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन परिस्थितियों में भी या उस केस में भी आपको जो है वो जो सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टी आपने फेस करी, वो सिग्निफिकेंट मैटर है, उसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। फाइंडिंग दैट कुड रिजल्ट्स in modification of the audit opinion or inclusion of emphasis on matter paragraph in the auditor's report। यदि ऐसा कोई मैटर आपकी नॉलेज में आता है जिसकी वजह से आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ती है। अच्छा, ये अब जो टर्मिनोलॉजी आई लास्ट वाले में, ये थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये बेसिकली चैप्टर नंबर 11 में आपको पढ़ना है। जब हम लोग टाइप ऑफ ओपिनियन की बात करेंगे तब हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि ये मॉडिफिकेशन टू ऑडिट ओपिनियन क्या होता है, एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ क्या होता है, तब हम चर्चा करेंगे।
तो अगर ऐसा कोई मैटर आपकी नॉलेज में आया ड्यूरिंग द ऑडिट जिसकी वजह से आपको अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करनी पड़ती है या आपको एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ देना पड़ता है, EOMP हम इसे बोलते हैं शॉर्ट में, तो वो मैटर भी, उसको भी आप जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से कुछ मैटर्स हैं जिनमें ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना होता है, जैसे द रेशनल, कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं जहाँ पे ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा और उनको आपको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। देखिए मैं आपको फिर ये बता देता हूँ कि ये लिस्ट जो आप पढ़ रहे हैं ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इनके अलावा और भी बहुत सारे मैटर्स हो सकते हैं। पहला, द रेशनल फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन when a requirement provides that the auditor shall consider certain information or factors and that consideration is significant in the context of particular engagement। मान लीजिए कहीं किसी चीज़ के लिए, किसी रिक्वायरमेंट के लिए एक्ट में लिखा हुआ है या आपने किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है या लिखा आप आपके और मैनेजमेंट के बीच में जो एंगेजमेंट लेटर बना है उसके हिसाब से कहीं पर स्पेसिफिकली ऑडिटर के ऊपर ये ड्यूटी कास्ट कर दी गई कि ये मैटर तो ऑडिटर को कंसीडर करना ही चाहिए। शेल का मतलब है कि आप बाउंड हैं उस मैटर को कंसीडर करने के लिए। तो ऐसे केस में ऑडिटर का जो कंक्लूजन है वो क्या है, उसे उस मैटर को कैसे देखना है या नहीं देखना, देखना है तो कितना देखना है, उसमें ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है। तो वहां पर द बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। यदि कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपने करे हैं या किसी भी तरह की अकाउंटिंग जो है ना आपने एस्टिमेशंस करे हैं, जैसा हमने कहा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इस तरह का, तो उन जो ऑडिटर के कंक्लूजन है उनके बारे में, उनकी रीजनेबलनेस को चेक करने के लिए द बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन अबाउट ऑथेंटिकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट when further investigation such as making appropriate use of an expert or confirmation procedure is undertaken in response to continuous sorry response to conditions identified during the audit that cause the auditor to believe that the document may not be authentic। यदि किसी चीज के लिए, किसी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को लेकर ऑडिटर को कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है फर्दर, उसके बेसिस पे वो कंक्लूजन निकालेगा, तो उस वाले मैटर्स को भी आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक मानना है, वहाँ जजमेंट लगाना पड़ेगा और इस तरह के जजमेंट को आपको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर ही कहना चाहता हूँ, फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो है आप इस तरह के जो मैटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि प्रोफेशनल जजमेंट जहाँ पे भी लगाया है वो सब मैटर्स को आपको डॉक्यूमेंट करना है, चाहे कोई सा भी मैटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मैटर क्या है। ठीक है, चलिए खैर, अब ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन का जो टॉपिक है ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। वापस से हम अपनी फाइल में आ जाते हैं। हमने जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा हुआ। तो ऑडिटर को ध्यान रखना है कि जब भी वो ऑडिट करे उसने जो भी काम करा है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। उसके एडवांटेजेस क्या है वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आता है अब बारी आती है ऑडिट एविडेंस की कि ऑडिट एविडेंस क्या होता है। अब बात करते हैं ऑडिट एविडेंस की कि आखिर ये ऑडिट एविडेंस क्या होता है, कैसे काम करता है ऑडिट एविडेंस, क्या इसका रिक्वायरमेंट है एंड एक्सेट्रा, ये हम लोग बात करते हैं। एंड व्हाई ऑडिटर नीड ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन की। नहीं, टेक्निकली तो हमें पहले ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन की बात करनी चाहिए कि आखिर ऑडिट एविडेंस है क्या, लेकिन हम आपको ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन समझाएंगे बाद में। पहले समझाएंगे व्हाई ऑडिट एविडेंस, व्हाई ऑडिटर नीड ऑडिट एविडेंस, क्यों चाहिए हमें ऑडिट एविडेंस, क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस वजह से हम ऑडिट एविडेंस लेते हैं, क्यों। पहले समझे ऑडिट क्या है, जो हमने पहले दिन पढ़ा हम उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन which includes critical
एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू असेस। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपने जो है चैप्टर 1 में हमने देखा कि अल्टीमेटली हम ऑडिट में करते क्या है, क्या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है। ये दो चीज़ें, एक तो ऑडिट में हम लोग रिकॉर्ड्स का, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का बहुत डिटेल में क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी स्क्रूटनी करते हैं। और क्यों करते हैं स्क्रूटनी? जस्ट टू फाइंड आउट या टू असेस, दो चीज़ें, या ऐसे बोले दो कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हम लोग ये करते हैं। क्या? पहला, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स presents actual state of affair or not। ठीक है, ऑफ एंटिटी और नॉट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूंकि रिकॉर्ड्स से बनते हैं इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो उनको चेक करने के लिए आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ता है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स को चेक करने का पर्पस है ये असेस करना, ये फाइंड आउट करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स शो करता है या नहीं, यानी जैसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए या जो आपने पूरे साल भर में एक्चुअल में करा क्या वो वही दिखाता है। सेकंड, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, और यही हमारी ऑडिट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव भी है, जैसा आपने पहले चैप्टर में पढ़ा। अब सवाल ये है कि टू अराइव एट above two conclusions, इन दो कंक्लूजन्स पर पहुंचने के लिए कौन सा, कि रिकॉर्ड्स को डिटेल में एग्जामिन करते हैं और उसको एग्जामिन करने के बाद में हमें चेक करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कंपनी की या एंटिटी की एक्चुअल जो स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी जो एक्चुअल में हुआ वो इंडिकेट कर रहे हैं या नहीं, और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते हैं या नहीं। इन दो कंक्लूजन्स पे हमें पहुंचना है, तो हम पहुंच ही जाएंगे उन पर पहुंचने के लिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट, टू सपोर्ट अबव ओपिनियन, वी नीड ऑडिट एविडेंसेस, यानी मैं दो कंक्लूजन पर पहुंच पाऊं और इन दो कंक्लूजन के बेसिस पर मैं ओपिनियन बना पाऊं मैं दो कंक्लूजन्स पर पहुंच पाऊं और इन दो कंक्लूजन्स के बेसिस पर मैं अपनी ओपिनियन बना पाऊं, ये बेहद जरूरी है। तो इन दो कंक्लूजन्स पे पहुंचने के लिए और ओपिनियन बनाने के लिए हम लोगों को एविडेंसेस चाहिए। जैसा हमने आपको डॉक्यूमेंटेशन चालू करते समय शुरू में कहा और एविडेंसेस के टाइम पे भी कहा कि हम प्रोफेशनल लोग हैं और हम कोई भी काम बिना प्रॉपर रीजंस के साथ नहीं करते। हम लोग जो भी काम करते हैं, शॉर्ट कहने का मतलब हम जो भी काम करते हैं उसको करने के पीछे हमारे पास कोई ना कोई रीज़न होता है और हम अपनी ओपिनियन हवा में नहीं देते। हमने अगर कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं तो मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए पहले रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करा है, डिटेल में एग्जामिन करा है, क्रिटिकली एग्जामिन करा है, उनकी डिटेल स्क्रूटनी की है मैंने, और उनकी डिटेल स्क्रूटनी करने के बाद ही मैं कंक्लूजन पर पहुंचा हूं। मैंने जो एंटिटी के स्टेट ऑफ अफेयर्स है उनको अच्छे से इवेलुएट करा है मैंने। तो मैं अगर ये कह रहा हूं कि कंपनी के एंटिटी के स्टेट ऑफ अफेयर्स एक्चुअल पोजीशन शो करते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये बोलने से पहले मैं अपनी ओपिनियन को प्रॉपर एविडेंसेस के साथ सपोर्ट करूंगा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन के साथ, कि कोई मुझसे पूछे दैट हाउ यू रीच्ड एट दिस कंक्लूजन, so I can tell them, see, this is the evidence. What is the evidence? I checked these records, I examined these records, after examining these records only I reached at this conclusion, वो हम उसको बता सकें। तो इसीलिए हम लोग जो है ऑडिट एविडेंस लेते हैं हमारी ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए, कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए,
वी नीड ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, एक बात। अच्छा, कुछ क्वालिटीज ऑफ ऑडिट एविडेंस है। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है, क्या क्वालिटी है? इट मस्ट बी, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा अलग से, बहुत सेपरेटली हमें पढ़ना है। इट मस्ट बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। इट मस्ट बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, ऑडिट एविडेंस की सबसे बड़ी ये क्वालिटी है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, और हमें इन दोनों पर डिटेल में डिस्कशन करना है, बहुत सारा डिस्कशन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट के ऊपर। ऑडिट एविडेंस में ये दो बड़ी क्वालिटीज हैं। तो बेसिकली हमारा जो पढ़ने का पर्पस था अभी वो ये था कि ऑडिट एविडेंस चाहिए ही क्यों। हम जो जो काम कर रहे हैं, जो कंक्लूजन हम बना रहे हैं, ये जो कंक्लूजन हमें बनाना है, उस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए और उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एविडेंस चाहिए, कुछ ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिससे हम अपनी बात को प्रूव कर सकें। उसे ऑडिट एविडेंस जो है रिक्वायरमेंट कहा जाता है, या नीड ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन की हम बात करते हैं, होता क्या है। देखिए, जब हम लोग, जैसा भी अभी हम 2 मिनट पहले पढ़ा, कि हम लोग ऑडिट करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करते हैं। हम लोग जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें, खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं होती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक होती है, बिल एंड वाउचर भी चेक होते हैं। उन एंट्रीज को बनाने के लिए जो भी आपने सपोर्टिंग्स बनाए हैं वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, मतलब सब चीज़ें। तो आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने यूज़ करी होगी। ठीक है, हम उस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। पहले तो इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट conclusions on which opinion is based। मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा। जब आपसे ये कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कीजिए, जब आपसे हमसे कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करें, ठीक है, तो उस समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का मतलब है उन जिन रिकॉर्ड्स से वो बनी है। क्योंकि सीधा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते, जनरल एंट्री होती है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनल अमाउंट, जैसे सैलरी है, सैलरी का फाइनल अमाउंट दिखा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सैलरी का फाइनल जो अमाउंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा है। लेकिन उस फाइनल अमाउंट तक पहुंचने के लिए आप कितनी चीजों से होकर निकले होंगे? उस फाइनल अमाउंट तक पहुंचने के लिए आपने जनरल एंट्री करी, लेजर बनाई, ट्रायल बैलेंस बनाई। जनरल एंट्री करने के लिए भी आपने सैलरी के जो रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स, जैसे सैलरी शीट्स है, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स हैं, वो सब लिए होंगे। टीडीएस के डिटेल्स जो आपने ली वो सब ली होंगी। तो हम जब बोलते हैं कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं चेक कर रहा होता। बोलने में क्या आता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आप उस समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक नहीं कर रहे हैं। उस समय आप जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन चीज़ों से बना, जिन जिन सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन से बना है, जिन सपोर्टिंग रिकॉर्ड से बना है, जो रिकॉर्ड्स यूज़ किए गए हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में, उनको आप चेक करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी चेक नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स चेक करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सेल्स फिगर लिखा है वो थोड़ी ना चेक होगा। सेल्स का फिगर चेक करने के लिए सेल्स का लेजर देखना पड़ेगा, सेल्स के लेजर में जो जनरल एंट्रियां हुई हैं वो जनरल एंट्रियां देखनी पड़ेंगी, और जिन बिल या वाउचर से वो जनरल एंट्रियां की गई हैं, वो वाउचर्स, वो सेल्स के बिल जो उनकी कॉपीज हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। करेक्ट, उसे बोलते हैं। ये जो इतनी सारी चीजें आप चेक करते हैं उसको हमने एक नाम दिया इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इंफॉर्मेशन इज और मे बी कलेक्टेड कलेक्टेड फ्रॉम। ये इंफॉर्मेशन दो जगह से आती है, जैसे मैंने आपको भी 2 मिनट पहले कहा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये तो मेन है ही सबसे मेन चीज तो यही है। इसमें सब चीज आ गए, जैसे इनिशियल, जैसे इनिशियल
अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है, जैसे सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स, मैंने कहा ना सेल्स के लिए सपोर्टिंग रिकॉर्ड क्या है, सेल्स के लिए सपोर्टिंग रिकॉर्ड है सेल्स के जो वो काउंटर फॉइल्स आपके पास रह जाती हैं, सेल्स के ओरिजिनल बिल तो आपने क्लाइंट को दे दिया होगा, कस्टमर को दे दिया होगा, जो आपने परचेजेस करे, जो आपने परचेजेस करे हैं उसके इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आपने कोई करे हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी, एडजस्टमेंट्स अगर आपने करे हैं, जो हम लोगों ने बचपन में भी पढ़े हैं एडजस्टमेंट्स की एंट्री हम करते हैं वो एडजस्टमेंट्स, उन एडजस्टमेंट्स के भी हो सकता है, कई बार क्या होता है जैसे हमने कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करी तो उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जो कैलकुलेशन हमने करा बचपन में, जैसे आपने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड पढ़ा होगा तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की हम कैलकुलेशन करते थे, तो कैलकुलेशन एक पेपर में करी और पेपर को ही लगा देते हैं फाइल में, मैनेजमेंट उस पेपर को फाइल में लगा देता है क्योंकि याद तो नहीं रहेगा कि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का कैलकुलेशन आपने कैसे किया था। इसी तरीके से कोई वर्कशीट्स अगर आपने बनाई हैं, राइट, कोई एक्सेल शीट या वर्कशीट्स आपने बनाई हैं, स्प्रेडशीट्स, इसी तरीके से कोई कॉम्पिटिशन्स अगर आपने करे हैं किसी भी तरह के तो वो कॉम्पिटिशन्स, कोई रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपने बनाया, ये आप समझिए हम लोग जब ये बोल रहे हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो तो उसमें आपको ये सब चीजें चेक करनी पड़ सकती हैं, ये सब चीजें, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अब देखो हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना लेकिन चेक हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं, कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं। अगर हम इस अदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये जो अदर इंफॉर्मेशन है, इस अदर इंफॉर्मेशन में, सॉरी, इस अदर इंफॉर्मेशन में जनरली क्या आता है, जैसे मिनट्स अगर बनते हैं, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग या मिनट्स ऑफ वेरियस मीटिंग्स, वो मिनट्स आप यूज कर सकते हैं, और कोई रिटर्न कन्फर्मेशंस अगर आपने मैनेजमेंट से लिए हैं तो वो रिटर्न कन्फर्मेशंस हैं, ठीक है ना, कई बार हम लोग मैनेजमेंट से कुछ फैक्ट्स कंफर्म करने के लिए कुछ लेटर वगैरह ले लेते हैं, कोई अगर आपने मैनुअल मैनुअल्स कंपनी की जो मैनुअल्स है कंटेनिंग मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एंटिटी ने अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को प्रॉपर कम्युनिकेट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए कोई मैनुअल्स बना रखे हैं तो मैनुअल्स वगैरह है, ये जो ये सारे जो हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं ये आप इनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप ये इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, अब इनमें से जो इंफॉर्मेशन आपने चेक करी उनमें से हर इंफॉर्मेशन से आप ओपिनियन नहीं बनाते, हम बहुत सारी, पहली बात तो हम सारी इंफॉर्मेशन चेक नहीं करते क्योंकि हमने कहा हम सैम्पलिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग सैम्पलिंग करेंगे तो सैम्पलिंग करते समय हम लोग कुछ ही रिकॉर्ड चेक करेंगे, तो इतनी इंफॉर्मेशन में से भी हमने कुछ एक इंफॉर्मेशन को ही चेक करा होगा, सारी इंफॉर्मेशन तो हमने चेक करी नहीं होगी, उन जो इन्फॉर्मेशन आपने चेक करी में से भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपको सही लगी या जो शायद आपको जरूरत नहीं पड़ी ओपिनियन बनाते समय यूज करने की, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन, टोटल जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो ये पूरी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन को, पूरी इंफॉर्मेशन में से जो इंफॉर्मेशन हमने चेक करी उस इंफॉर्मेशन में से जिस इंफॉर्मेशन को आपने ओपिनियन बनाने में यूज लिया उसे क्या बोला जाता है, ऑडिट एविडेंस, यानी ये पूरी, आप ये जो पूरी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस नहीं बनती, इस पूरी इंफॉर्मेशन में से सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस है जो इंफॉर्मेशन आपने ओपिनियन बनाने में यूज करी, यानी जिसके बेसिस पर आप अपनी ओपिनियन बनाओगे उसे बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। आज के लेक्चर के लिए हम लोग बस यही डिस्कशन करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑडिट एविडेंस को रिकॉल करेंगे और ऑडिट एविडेंस के जो फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।